Hello learners, welcome back to my channel RJ Classes, and today our topic is accounting conventions. Accounting principle is bifurcated into two parts, accounting concept and accounting convention. In previous lecture I have already completed accounting concepts, and today I will complete accounting convention. So let's start. So firstly we want to know what is accounting convention. So for this and for develop understanding of this concept, I read each and every line whatever which I mentioned in this PPT. So let's start. Notably, accounting concept answer the question of what should be applied during the preparation of financial statements. जब एक कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करती है, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हुए हमें क्या क्या चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए, उस चीज़ का आंसर हमें कौन प्रोवाइड करते हैं? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करते हैं. On the other hand, accounting convention answer the question of how financial statements should be developed in a manner that truth and fairness are upheld. इसका मतलब अकाउंटिंग कन्वेंशन किन क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, ये पढ़ना किस लिए ज़रूरी है, कौन से क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए ज़रूरी है कि जब एक कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेवलप करे तो वो कैसे डेवलप करे, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डेवलप ही कैसे करे कि उसकी ट्रुथनेस और उसकी फेयरनेस बनी रहे, वो लॉस्ट ना हो. They lack formal and legal recognition. There is a high probability of personal judgment or bias. इस अकाउंटिंग कन्वेंशन जो होते हैं ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करते हैं कि नहीं ऑप्ट करना है या नहीं, लेकिन अकाउंटिंग कंसेप्ट हम ये मानते हैं कि जितनी भी हमारे वर्ल्ड में ऑलरेडी एस्टेब्लिश कंपनीज हैं या कोई नई सेटअप होना चाहती है कंपनी, दोनों ही केसेस में वो ये कॉन्सेप्ट फॉलो करती होगी. लेकिन अकाउंटिंग कन्वेंशन में ऐसा नहीं है, इसमें फॉर्मल और ये चीज़ें लीगली रिकग्नाइज नहीं है हमारी, इसकी लैकनेस है और यहाँ पर ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है पर्सनल जजमेंट की या फिर बायसनेस की, बिकॉज ये हर कंपनी के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है. यहाँ पर सब्जेक्टिव एलिमेंट ज़्यादा आ गया, इसलिए ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो गई है पर्सनल जजमेंट और बायस की. जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है ये हमारी थियोरेटिकल नोशंस होती है, थियोरेटिकल एजम्पशंस होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते वक्त. यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते वक्त जो हम एज्यूम करके चलते हैं वो सारी कौन सी नोशंस में आती है? थियोरेटिकल नोशंस में आती है. यानी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हमारी होती ही थियोरेटिकल नोशंस है, हमारी एजम्पशंस होती है जो हम ये मानते हैं कि हर कोई फॉलो करता होगा इनको. फॉर एग्जाम्पल एक ओनर है, उसने मतलब एक बंदे ने अपना पूरा बिजनेस खड़ा किया, पैसा लगाया, सब कुछ किया, लेकिन हम ये मानते हैं कि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है. क्यों माना, किसकी बेस पे माना? बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. ठीक है, अब बिजनेस हमने खड़ा किया, क्या पता वो 2 दिन चले, लेकिन हम क्या सोचकर खड़ा करते हैं बिजनेस की वो बहुत लंबे समय तक चलेगा. तो यहाँ पर हमने कौन सी असम्पशन को फॉलो किया? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. सो दैट इज ऑल अबाउट थियोरेटिकल नोशंस. ठीक है, जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते वक्त ध्यान में रखते हैं. अकाउंटिंग कन्वेंशंस वो प्रोसीजर्स होते हैं, वो मेथड्स होते हैं. यानी जब एक कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते वक्त कंपनी एक्चुअल में कौन से मेथड्स फॉलो कर रही है, कौन से प्रोसीजर्स फॉलो कर रही है, वो आपकी होती है अकाउंटिंग कन्वेंशन. ठीक है, अगर कंपनी एक मशीनरी पर डेप्रिसिएशन निकालना चाहती है हर साल, तो कंपनी कौन सा मेथड यूज़ कर रही है? SLN स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज़ कर रही है या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का यूज़ कर रही है? ये चीज़ किस में आएगी? हमारी अकाउंटिंग कन्वेंशन में आएगी. लेकिन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में क्या आता है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में हमारी थियोरेटिकल नोशन होती है, यानी ये हमारी सारी थ्योरी से रिलेट करती है. हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं मशीन्स पर, क्यों निकालते हैं? बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट अल्टीमेटली आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिविटी पर बेस्ड है. यानी सारी चीज़ आपकी थियोरेटिकली बेस होती है, लेकिन अकाउंटिंग कन्वेंशन में जब आप प्रैक्टिकली कुछ प्रिपेयर करते हैं तो आप उस टाइम कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं, वो आपका होता है अकाउंटिंग कन्वेंशन. आपको अगर ये लेक्चर में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है समझने में, तो आपको इसका प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखना चाहिए, बिकॉज ये हमारा सेकंड लेक्चर है. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ये मैं बहुत अच्छे से डिफाइन कर चुकी हूँ. ये हमारा लेक्चर 2 है. प्रीवियस लेक्चर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. फिर आता है देयर इज यूनिफॉर्म अडोप्शन ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट. यानी हमारे पूरे वर्ल्ड में जो डिफरेंट एंटरप्राइजेज हैं, डिफरेंट एंटरप्राइज इन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को अडोप्ट करती है यूनिफॉर्मली. ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग कन्वेंशन के केस में ऐसा नहीं होता. हम ये नहीं कह सकते कि जितनी भी कंपनीज है इन अकाउंटिंग कन्वेंशन को फॉलो करती हो, हम ऐसा नहीं कह सकते. लेकिन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के केस में हम ये कह सकते हैं कि हर कंपनी इनको फॉलो करती होंगी.
ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं हमारा फर्स्ट कन्वेंशन, दैट इज कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। नाम से ही क्लियर है, कंपनी अपनी सारी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, यानी जो भी कंपनी की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, कंपनी अपनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे कम्प्लीटली क्या कर दे, डिस्क्लोज कर दे, पब्लिकली हाईलाइट कर दे। ठीक है, यानी जितनी भी इंफॉर्मेशन कंपनी को डिस्क्लोज करनी है, यानी कंपनी कम से कम इतनी इंफॉर्मेशन तो डिस्क्लोज करे पब्लिकली जितना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स को क्या मिले, बेनिफिट मिले। ठीक है, अब यहाँ पर यूजर्स कौन हो गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, ये भी मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में। देयर आर टू यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंटरनल and external. These are the two uses of financial statements. ठीक है, तो जब कंपनी अपनी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती है, कंपनी के जो भी प्रॉफिट्स होते हैं, कंपनी की जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है, कंपनी उन इंफॉर्मेशन को पब्लिकली क्या कर दे, फुल डिस्क्लोज कर दे। ठीक है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, ऐसे होती है कुछ पॉइंट्स जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते या नहीं होते, तो वो कहाँ पर रिप्रेजेंट होंगे, वो बैलेंस शीट के अंदर एक फुट नोट के तरीके से रिप्रेजेंट होंगी। जैसे आपकी हो गई कंटीजेंट लाइबिलिटीज। अब कंटीजेंट लाइबिलिटीज क्या होती है, वो लाइबिलिटीज होती है जो अचानक कभी भी आपकी अराइज हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड लाइबिलिटीज होती है, बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने कंपनी के अगेंस्ट कोई केस कर दिया, कि कंपनी को पता था कि हमारे अगेंस्ट कोई केस होगा। ठीक है, लेकिन फ्यूचर में इन फ्यूचर कंपनी के अगेंस्ट किसी ने बहुत बड़ा केस कर दिया फाइल में। ठीक है, तो आपका कंटीजेंट लाइबिलिटीज में आएगा। कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड्स आ गए, उससे कंपनी को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा, या कंपनी ने सोचा था ऐसा कुछ होगा, तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, आपकी कंटीजेंट लाइबिलिटीज में आती हैं। फिर हमारा आता है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। ये कन्वेंशन क्या कहता है कि कंपनी की जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है या कंपनी जो भी अकाउंटिंग मेथड्स यूज़ करती है, वो सारे के सारे आपके कंसिस्टेंट होने चाहिए ईयर टू ईयर। वो आपके कंसिस्टेंट होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर आप कोई अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ कर रहे हैं, कोई मेथड यूज़ कर रहे हैं प्रैक्टिकली कुछ चीज़ कैलकुलेट करने के लिए, तो वो आपका ईयर टू ईयर फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। वही प्रिंसिपल आपका कंटिन्यू होना चाहिए हर बार। ठीक है, अगर कंपनी उसको चेंज नहीं करती ईयर टू ईयर, अगर कंपनी उन प्रिंसिपल्स को, मेथड्स को चेंज नहीं करती ईयर टू ईयर, तो इस वजह से कंपनी इतनी सक्षम हो जाएगी, इतनी एबल हो जाएगी कि वो अपने P&L को या बैलेंस शीट को अलग अलग पीरियड से कंपेयर कर पाए। अपनी, आप कहने का मतलब अपनी करंट परफॉर्मेंस को या करंट अकाउंटिंग पीरियड को प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड से कंपेयर कर पाए। और यहाँ पर अकाउंटिंग पीरियड का मतलब 12 मंथ्स पीरियड। ठीक है, यानी 1 साल करंट परफॉर्मेंस को प्रीवियस से कंपेयर कर पाए। कंपेयर तभी होगा जब दोनों में कुछ सिमिलैरिटी होगी, और सिमिलैरिटी कब होगी, जब हर साल सेम अकाउंटिंग मेथड्स को यूज़ किया जा रहा है फिगर्स को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और आती है, अब यहाँ पर आपको किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए कि कन्वेंशन क्या कहता है। कन्वेंशन ये नहीं कहता कि आप हर साल चेंज कर ही नहीं सकते, ये रिजिड है। कन्वेंशन ये नहीं कहता कि ये बिल्कुल रिजिड है कि आपको हर साल चेंज करना ही नहीं है किसी भी हाल में, नहीं। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी हमें ये नहीं कहती। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी ये कहती है कि जो सर्कमस्टांसिस है, ये जो बिजनेस की सिचुएशन है, वो चेंज होती है। ठीक है, वो चेंज होती रहती है। तो अगर इन केस अगर कंपनी को कभी चेंज करने की नीड पड़ भी जाए, कोई मेथड, कोई पॉलिसी, तो कंपनी चेंज उसको कर सकती है। ठीक है, अब अगर कंपनी ने उस मेथड में चेंज किया, तो कंपनी को वो कहाँ पर दिखाना पड़ेगा, फुट नोट में दिखाना पड़ेगा, जिससे जो यूजर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उनको पता लगे, वे अवेयर हो सके कि कंपनी ने कहाँ पर किस ईयर में क्या चेंज किया। ठीक है, और उनको किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अगर फॉर एग्जाम्पल एक बात और, अगर फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने पहले साल यूज़ किया SLM स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरे साल किया रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, तो ये चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अगर कंपनी ने डेप्रिसिएशन इस वैल्यू से निकालना स्टार्ट किया, तो कंपनी को, अगर कंपनी ने डेप्रिसिएशन 10 साल के लिए निकाला, तो कंपनी को यही मेथड यूज़ करना होगा। ठीक है, लेकिन अगर कंपनी दूसरी एसेट पर अपना पॉलिसी लगाती है WDV रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड, तो उसको वो चेंज कर सकती है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस के अंदर। ठीक है, अब हम बात करेंगे कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंसी। यानी कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म को हम कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस भी कह देते हैं, बोथ आर सेम थिंग। इट इज़ द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। ये एक ऐसी पॉलिसी है जिससे एक कंपनी सेफ प्ले करती है। ठीक है, तो सेफ प्ले कैसे कर पाएगी,
जब कंपनी अपने सारे एक्सपेक्टेड लॉसेस को तो रिकॉर्ड करेगी बुक्स में और सारे एक्सपेक्टेड गेन्स को क्या कर देगी, इग्नोर कर देगी। ठीक है, अब ऐसा क्यों? अगर आपको ये पता लग जाए कि हमें फ्यूचर में ये लॉस हो सकता है, तो उस लॉस से बचने के लिए या उस लॉस का इम्पैक्ट प्रेजेंट में कम करने के लिए, उस लॉस का इम्पैक्ट आगे जब आप जाओ उस कंडीशन में, उसका इम्पैक्ट कम करने के लिए आप उसको पहले ही उसके प्रोविजंस बनाना स्टार्ट कर दोगे, जिससे आप उस चीज़ के लिए पहले ही प्रिपेयर हो। ठीक है, लेकिन हम गेन्स को क्यों इग्नोर करते हैं? गेन्स कंपनी श्योर नहीं है, कंपनी को यहाँ पर लगता है कि हमें हो सकता है, क्या पता कंपनी को गेन हो ही ना, तो कंपनी उन गेन्स को पहले क्यों ऐड करेगी? अगर कंपनी ने उन गेन्स को ऐड कर दिया पहले ही, यानी कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ गए, जो कि मिसलीडिंग हो गए, क्योंकि कंपनी के वे गेन अनरियलाइज्ड गेन है, रियलाइज्ड गेन नहीं है। अगर कंपनी के अनरियलाइज्ड गेन है तो कंपनी इनको कभी भी ऐड नहीं करेगी। क्यों ऐड नहीं करेगी? इससे प्रॉफिट कंपनी के ज़्यादा हो जाएंगे, जो कि मिसलीडिंग फिगर होगी। इसलिए कहा जाता है कि एंटीसिपेटेड लॉसेस को हम ऐड करते हैं बुक्स में, ताकि उसके प्रोविजंस बनाकर पहले ही हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाए और उसका इम्पैक्ट कम कर पाए। लेकिन गेन्स को हमेशा ही हम इग्नोर करते हैं, बिकॉज वो अनरियलाइज्ड गेन्स है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने कहीं पर पैसा लगाया, स्पेकुलेशन किया कंपनी ने कहीं पर, क्या ज़रूरी है कि स्पेकुलेशन से कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा ही हो? क्या पता कम भी हो जाए, चांसेस दोनों ही हैं। यानी अनरियलाइज्ड गेन्स है तो उसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। फिर बात, एक दूसरा एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं, लॉटरी का ले लेते हैं। लॉटरी का टिकट खरीदा, क्या पता वो लॉटरी की जब रिजल्ट आएगा, क्या पता वो लॉटरी इसकी लगेगी ना कंपनी की, वो तो लक पे डिपेंड करते हैं, तो लॉटरी हमारी लगे ही ना, तो क्या वो गेन कंपनी को रियलाइज हो गया? नहीं हुआ ना, वो अनरियलाइज गेन है। तो ऐसे गेन्स को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। अब एक एग्जाम्पल मैं और देना चाहूंगी यहाँ पर आपको कि हम लॉसेस क्यों ऐड करते हैं। अब कंपनी के जो डेटर्स है, क्या ज़रूरी है कंपनी के डेटर्स पूरी पेमेंट करेंगे? क्या पता कुछ पार्टीज ऐसी जो डिफॉल्ट कर जाए पेमेंट करने में और कंपनी के बैड डेब्ट्स बन जाए, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, तो कंपनी इस बैड डेब्ट्स जो हो सकता है फ्यूचर में लॉस, जो एंटीसिपेटेड लॉस है ये, इससे पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर कर लेगी। क्या कर कर? प्रोविजन बनाकर, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। ठीक है, जो हर साल कंपनी क्या करेगी, डेटर्स में से प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स डिडक्ट करती जाएगी और उसकी एक्चुअल वैल्यू लिखेगी डेटर्स की बैलेंस शीट की एसेट साइड में। सो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया। अब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म का क्या इफेक्ट पड़ता है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म का सबसे बड़ा इफेक्ट ये पड़ता है, अगर हमने इसको तरीके से यूज नहीं किया, कॉशियसली यूज नहीं किया, तो इससे कंपनी को दो इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। पहला इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा कि जो P&L, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो लोअर प्रॉफिट को शो करेगी एक्चुअल प्रॉफिट के कंपैरिजन, बिकॉज कंपनी लॉसेस को ऐड करती जा रही है प्रॉफिट्स को और गेन्स को इग्नोर करती जाए, तो प्रॉफिट धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे। और इससे क्या होगा, बैलेंस शीट की जो एसेट है वो अंडर स्टेटमेंट, एसेट्स की वैल्यू तो कम हो जाएगी एंड लाइबिलिटीज की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी एक्चुअल सेल्स के कंपैरिजन। ठीक है, अब ये जो दोनों हमने इफेक्ट्स देखे, ये दोनों इफेक्ट्स जब कंपनी सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करती है उस केस में भी देखने को मिलते हैं। यानी ये सेम दोनों इफेक्ट, अगर कंपनी कंजर्वेटिज्म की पॉलिसी को तरीके से यूज नहीं करती, इसको केयरलेसली अगर यूज करे, तो ये दो इफेक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये सेम दो इफेक्ट जब कंपनी सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करती है तब भी देखने को मिलती है। अब सीक्रेट रिजर्व क्या होते हैं? सीक्रेट रिजर्व्स का मतलब होता है जब कंपनी नेट प्रॉफिट को जानबूझकर इंटेंशनली हाइड करती है या नेट प्रॉफिट्स की वैल्यू को कम दिखाती है एक्चुअल से, तो वो हमारे होते हैं सीक्रेट रिजर्व्स। और कंपनी कैसे क्रिएट करेगी इसमें, या फिर एसेट्स की वैल्यू को कम दिखाएगी और लाइबिलिटीज को ज़्यादा दिखाएगी, कॉम्पिटिटर्स को मिसगाइड या मिसलीड करने के लिए। ठीक है, सीक्रेट रिजर्व जब कंपनी क्रिएट करती है तो यहाँ पर एक कन्फ्लिक्ट आ जाता है, एक प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर और सीक्रेट रिजर्व्स के बीच में डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। भाई दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं। सीक्रेट रिजर्व कह रहा है कि हाइड करो सारी इन्फॉर्मेशन को, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर क्या कह रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन को ओपन करो। तो एक कह रहा हाइड, एक कह रहा ओपन, तो दोनों में क्या आ गया, कॉन्फ्लिक्ट आ गया। तो अगर एक कंपनी जब सीक्रेट रिजर्व्स क्रिएट करती है और प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर को भी मानती है, तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो यही हमारा क्या था, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस था। अब हम बात करने वाले हैं कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी की। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी क्या कहती है? कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का मतलब वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जिसका एक पार्टी के डिसीजन पर इन्फ्लुएंस हो, प्रभाव पड़े, वो होता है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। ठीक है, ये जो कन्वेंशन होती है हमारी एक्सेप्शन है, किसकी एक्सेप्शन है? कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर की एक्सेप्शन है।
कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर में हमने पढ़ा कि 90% आप इंफॉर्मेशन अपनी पब्लिकली रिवील कर दो। अब कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर ये नहीं कहता कि अपने सीक्रेट्स भी रिवील कर दो, नहीं, 90% इंफॉर्मेशन आप रिवील कर सकते हो पब्लिकली। लेकिन मटेरियलिटी वाली बात क्या कहती है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप रिवील करो और जितने भी यूजर्स हैं आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, हर एक यूजर का पर्पस उस इंफॉर्मेशन को लेकर पूरा हो पाए, ये हमारी कहती है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। यानी ये कन्वेंशन क्या कहती है, हमें ऐसी कोई भी इनसिग्निफिकेंट या इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को कभी भी डिस्क्लोज नहीं करना। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन क्या डिफाइन करती है, वही आइटम मटेरियल माना जाएगा, रेलेवेंट माना जाएगा जिस पर इन्वेस्टर बिलीव कर पाए, उस पर बिलीव कर पाए, उस नॉलेज पर बिलीव कर पाए और उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर पाए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इट शुड बी नोटेड दैट व्हाट इज मटेरियल फॉर वन कंसर्न एंड मे बी इमटेरियल फॉर अनदर, कि एक कंपनी के लिए वो चीज हो सकती है मटेरियल है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन वही इंफॉर्मेशन दूसरी कंपनी के लिए क्या हो सकती है, इमटेरियल हो सकती है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम बात करते हैं एक स्मॉल कंपनी की और एक लार्ज कंपनी की। जो स्मॉल कंपनी है, फॉर एग्जांपल एक स्मॉल रिपेयर उसकी वर्कशॉप है, छोटी सी कंपनी है उसकी बिल्कुल, तो उसके लिए जो स्मॉल टूल्स की कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट रखती है, मैटर करती है। लेकिन एक बहुत बड़ी कंपनी है स्कॉट्स लिमिटेड, तो उसके लिए वही वैल्यू क्या हो जाएगी, इररेलेवेंट हो जाएगी। ठीक है, अगर हम दूसरे तरीके से बात करें तो जब भी कंपनी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करे तो कंपनी को इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने से पहले ये देखना होगा, हर एक ट्रांजैक्शन की इंपॉर्टेंस को समझना होगा। कई बार वो ट्रांजैक्शन किसी के लिए इंपॉर्टेंट होती है और किसी के लिए नहीं होती, तो हर एक ट्रांजैक्शन की इंपॉर्टेंस को जज करके ही एक अकाउंटेंट उसकी मटेरियलिटी, उसकी रेलेवेंस को डिटरमाइन कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी है। आई होप गाइज आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व किए जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अपने लाइक देकर मुझे ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा एंड प्रीवियस लेक्चर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।